हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग डीसी मशीन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके किसी भी टेक्निकल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर जरूर करें। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन दिया है कि डीसी मोटर का फ्रेम बना होता है। डीसी मोटर का फ्रेम बना होता है। तो डीसी मोटर का फ्रेम या योक, डीसी मोटर का फ्रेम या योक किसका बना होता है? तो कास्ट आयरन का बना होता है। ये कास्ट आयरन का बना होता है। नेक्स्ट, मोटर स्टेपिंग में पदार्थ प्रयोग किया जाता है। मोटर स्टेपिंग में पदार्थ प्रयोग किया जाता है। तो मोटर स्टेपिंग में सिलिकॉन स्टील का प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन स्टील का प्रयोग किया जाता है। आपका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, कौन सी डीसी मोटर क्रेन्स और होस्ट के लिए चुनी जाती हैं? कौन से डीसी मोटर क्रेन्स और होस्ट के लिए चुनी जाती हैं? तो सीरीज मोटर क्रेन्स और होस्ट के लिए चुनी जाती हैं। सीरीज मोटर का उपयोग किया जाता है क्रेन्स और होस्ट में। नेक्स्ट, जिस तरह लोड बढ़ता है तो डीसी शंट मोटर की गति क्या होती है? तो डीसी शंट मोटर की जो गति होती है वह क्या होती है? लोड बढ़ने के दौरान, जब लोड बढ़ता है तो स्पीड क्या होने लगता है? कम होने लगता है। डीसी मोटर पर लोड बढ़ने के दौरान स्पीड थोड़ी क्या होने लगती है? जो गति होती है वो धीरे धीरे घटने लगती है। तो स्पीड क्या होगा? थोड़ी घटती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर में स्टार्टर मोटर चलाने में प्रयोग होता है किस लिए? डीसी मोटर में जो स्टार्टर प्रयोग करते हैं वह किस लिए होता है? तो स्टार्टर मोटर में प्रयोग करने का अर्थ है कि वह स्टार्टिंग में जो हैवी करंट ड्रॉ करता है, स्टार्टिंग टाइम बहुत ज्यादा करंट मोटर ड्रॉ लेता है। इसलिए इसके आर्मेचर के सीरीज क्रम में एक रेजिस्टेंस जुड़ा होता है जो आपके स्टार्टर में लगा रहता है। 2.3.4 टाइप के स्टार्टर आते हैं, उसमें रेजिस्टेंस जो करंट को कंट्रोल करके देता है, करंट के मान को घटा करके। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि शंट मोटर फील्ड वाइंडिंग खुल जाए तो चलते हुए, तो कह रहे कि यदि शंट मोटर की फील्डिंग वाइंड खुल जाए रनिंग की स्थिति में, ठीक है, शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग खुल जाए रनिंग की स्थिति में, तो क्या होगा? मोटर बंद हो जाएगा, मोटर ऑफ हो जाएगा। ठीक है, मोटर को बंद करने, ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो मोटर को बंद करने के लिए शंट मोटर की अगर फील्ड वाइंडिंग खुल जाती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्यूटेटर की दो सेगमेंटों के बीच कुचालक पदार्थ भरा होता है। कम्यूटेटर की दो सेगमेंटों के बीच कुचालक पदार्थ भरा होता है। तो कम्यूटेटर दो सेगमेंटों के बीच में आपका माइका भरा जाता है। कम्यूटेटर के दो सेगमेंट के बीच में माइका भरते हैं। और यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि ये आपका कम्यूटेटर है, ठीक है, और कम्यूटेटर आपके सॉफ्ट पर जुड़ा होता है। कम्यूटेटर जो होगा वो सॉफ्ट पर जुड़ा होगा और इसके साथ आर्मेचर होता है। आर्मेचर में जो भी वाइंडिंग कंडक्टर होते हैं यह और इसके कम्यूटेटर से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर कम्यूटेटर सेगमेंट जो है इसके बीच में माइका भरा जाता है।
कुचालक पदार्थ जो होता है वह माइका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब डीसी मोटर का आर्मेचर स्टेशनरी हो जाए तो बैक ईएमएफ का मान क्या होगा? जब डीसी मोटर का आर्मेचर स्टेशनरी हो जाए तो बैक ईएमएफ यानी ईबी का मान क्या होगा? बैक ईएमएफ का मान क्या हो जाएगा? तो ईबी इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईबी इक्वल टू 0 यानी 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर की गति निर्भर करती है। डीसी मोटर की गति निर्भर करती है। तो डीसी मोटर की जो गति होगी वो आपके सप्लाई वोल्टेज पर निर्भर करती है। डीसी मोटर की गति सप्लाई वोल्टेज पर निर्भर करती है। और ईबी यानी मान लीजिए कि इसका जो बैक ईएमएफ होगा या विद्युत वाहक बल जो होता है वो Z∅Np बटा में 60A होता है। Z∅Np बटा में 60A। नेक्स्ट, डीसी शंट मोटर को कहा जाता है। डीसी शंट मोटर को अदर नाम किस नाम से जानते हैं? तो डीसी शंट मोटर को कांस्टेंट स्पीड मोटर के नाम से जानते हैं। कांस्टेंट स्पीड मोटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्थिर स्पीड मोटर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, बाईपोलर एसी मशीन में पोल्स की संख्या होती है। बाईपोलर मशीन में एसी मशीन में पोल्स की संख्या होती है। तो क्या होगा? पोल्स की संख्या बाईपोलर में आपका पोल्स की जो संख्या होगी वो 2 होगा। ठीक है, पोलों की संख्या, नंबर ऑफ पोल कितने होंगे? 2 होंगे। नेक्स्ट, जब मशीन मोटर की तरह ऑपरेट करती है तो सप्लाई वोल्टेज और बैक ईएमएफ के बीच संबंध क्या होगा? बैक ईएमएफ के बीच संबंध क्या होगा? तो जब मशीन मोटर की तरह ऑपरेट करती है तो सप्लाई वोल्टेज और बैक ईएमएफ के बीच आपका जो संबंध होता है वह बैक ईएमएफ जो होगा वो वोल्टेज से क्या हो जाएगा? बड़ा होगा। बैक ईएमएफ का मान वोल्टेज से क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि ईबी इक्वल टू वी माइनस आई आर ए आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप होता है ये। तो आई आर्मेचर करंट और आर्मेचर प्रतिरोध। ठीक है, तो यहाँ पर बैक ईएमएफ का मान क्या होगा? बैक ईएमएफ जो होगा ग्रेटर देन होगा आपके वोल्टेज से, सप्लाई वोल्टेज से। नेक्स्ट, डीसी मशीन में ब्रश पर स्पार्किंग किसके कारण होता है? डीसी मशीन में ब्रश जो होता है डीसी मशीन कम्यूटेटर के अटैच में होता है आपका कार्बन ब्रश। वह ब्रश पर स्पार्किंग किसके कारण होता है? तो आपका वोल्टेज रिएक्शन के कारण, वोल्टेज प्रतिक्रिया के कारण ब्रश पर स्पार्किंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर का आर्मेचर करंट होता है। डीसी मोटर का आर्मेचर करंट होता है। तो यहाँ पर क्या अभी ईबी इक्वल टू वी माइनस आई ए आर ए। तो जब यहाँ से करंट निकालेंगे तो इसको पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? आई ए आर ए इक्वल टू वी, और ईबी को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा बैक ईएमएफ, और यहाँ से आई ए का मान निकालेंगे तो वी माइनस ईबी अपान में क्या हो जाएगा? आर ए। तो यहाँ पर आई ए इक्वल टू वी माइनस ईबी अपान में आर ए, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर की बैक ईएमएफ किस पर निर्भर करती है? डीसी मोटर की बैक ईएमएफ
किस पर निर्भर करती है? आप कमेंट करके बताइए कि डीसी मोटर की बैक ईएमएफ किस पर निर्भर करती है। यहाँ पर आपको हिंट दे रहे हैं और आप कमेंट करके बताइए कि डीसी मोटर की बैक ईएमएफ किस पर निर्भर करती है। ठीक है, कमेंट कीजिए और बताइए कि डीसी मोटर का जो बैक ईएमएफ होगा, जो पिछड़ा विद्युत वाहक बल होगा, वो किस पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर के घूमने की दिशा, डीसी मोटर के घूमने की दिशा किसके द्वारा पता की जाती है? डीसी मोटर के घूमने की दिशा किसके द्वारा पता की जाती है? तो डीसी मोटर के जो घूमने की दिशा है वह आपके फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से ज्ञात की जाती है। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से ज्ञात की जाती है। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से ज्ञात की जाती है। जो अंगूठा होता है वो चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करता है। प्रथम उंगली बी को व्यक्त करती है और मध्यमा जो उंगली होती है वो विद्युत धारा को व्यक्त करती है। विद्युत धारा को व्यक्त करती है और तीनों परस्पर, प्रथम उंगलियां जो होती है तीनों एक दूसरे के समकोण पर होती है। तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड नियम के द्वारा डीसी मोटर में घूमने की दिशा का पता लगाया जाता है। यहाँ पर धारक दिशा में अंगूठा, इसे एफबीआई के नियम भी कहते हैं। ठीक है, एफबीआई का नियम भी कहते हैं। तो चालक पर लगने वाली बल की दिशा है जो, वो लेफ्ट हैंड रूल से ज्ञात की जाती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को ज्ञात किया जाता है। और राइट हैंड नियम जो होता है यह लगता है आपके जनरेटर के लिए, यह लगता है जनरेटर के लिए, जिसके द्वारा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। 1 मिनट वेट प्लीज। हेलो जी सर, बोलिए जल्दी। अब वो घर पे आया है, वो एक दिन कॉलेज पे आया था, थोड़ा क्लास ले रहे हैं, बात कर रहे हैं, 1 मिनट। सॉरी, यहाँ पर लेफ्ट लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्लेमिंग और फ्लेमिंग राइट हैंड नियम से यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये जनरेटर के लिए लगता है और ये प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर डीसी मोटर के घूमने की दिशा उल्टी घुमाई जा सकती है किसको इंटरचेंज करने पर, किसको चेंज करने पर, किसको बदलने पर डीसी मोटर की जो दिशा होगी उसको बदला जा सकता है। किसको चेंज करके डीसी मोटर की जो घूमने की दिशा है उसको बदला जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सप्लाई टर्मिनल, फील्ड टर्मिनल, आर्मेचर टर्मिनल और ये, तो आपका डी सही होगा क्योंकि ए और बी के द्वारा बदला जा सकता है। जैसे देखिए, सप्लाई टर्मिनल क्या है कि सप्लाई टर्मिनल को अगर बदल देते हैं तो करंट की जो दिशा होगी वो बदल जाएगी, और जब करंट की दिशा होगी तो चालक पर जो लगने वाले बल की दिशा है उसका मान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, जब लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, क्योंकि अगर इसको डीपली में अगर यहाँ बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, या आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आपका पोल हो गया और यहाँ पर फील्ड टर्मिनल चेंज करेंगे, तो फील्ड टर्मिनल चेंज करेंगे तो यहाँ पर जो मैग्नेट पोल होंगे, मैग्नेट पोल्स होगा वो चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर सप्लाई टर्मिनल चेंज करेंगे तो दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। अगर दोनों को साथ में चेंज कर देते हैं तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो उसमें अगर मान लीजिए कि हम सप्लाई टर्मिनल को चेंज करते हैं और यहाँ पर इसका आर्मेचर हो गया, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर क्रॉस दर्शाया और ये डॉटेड दर्शाया गया है। क्रॉस का मतलब होता है कि करंट क्या है, अंदर की ओर, करंट क्या है, इन अंदर की ओर, और ये डॉटेड वाली क्या है, ये करंट बाहर की ओर, आउट दर्शाएगा। तो करंट जब अंदर की ओर होगा तो मध्यमा अंगुली को हम लोग धारा की दिशा में रखेंगे और दिशा बदल देंगे तो ये मान लीजिए डॉटेड हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। तो उस कंडीशन में जो चालक पर लगने वाले बल की दिशा होगी पहले वाले की तुलना में बदल जाएगी। और फील्ड टर्मिनल आप चेंज कर देते हैं तो ये इधर साउथ हो जाएगा, इधर नॉर्थ हो जाएगा, तो उस कंडीशन में भी इसका मान क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए, सॉरी, ए और बी दोनों डी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डीसी कंपाउंड मोटर के घूमने की दिशा उल्टी की जा सकती है। डीसी मोटर के घूमने की दिशा उल्टी की जा सकती है किसके कनेक्शन को इंटरचेंज करके? किस कनेक्शन को इंटरचेंज करके डीसी मोटर की जो घूमने की दिशा है उसको बदली? कंपाउंड, डीसी कंपाउंड मोटर, यहाँ ध्यान देना है। कौन सा मोटर है आपका? डीसी कंपाउंड मोटर है। कंपाउंड मोटर किसे कहा जाता है? तो कंपाउंड मोटर में दो वाइंडिंग होती है, जिसमें आर्मेचर के एक सीरीज में आपका फील्ड वाइंडिंग होता है, ये सीरीज, और एक होता है आपका शंट। एक होता है यहाँ पर शंट, इसको हम लोग लिखते हैं RSH। इसका प्रतिरोध, इसमें जो बहने वाली धारा होती है शंट करंट, और इसमें जो होगा वो ISC सीरीज करंट, और आर्मेचर में जो बहने वाली धारा है उसको हम लोग RIA से दर्शाते हैं, IA से। ठीक है, तो यह इसको किसको बदल करके कर सकते हैं? तो आर्मेचर के इंटरचेंज, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए, आर्मेचर के कनेक्शन को चेंज करके इसकी दिशा को बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर की स्पीड रेगुलेशन दी जाती है, किसमें दी जाती है? तो नो लोड माइनस फुल लोड अपान में फुल लोड। ठीक है, यहाँ पर डीसी मोटर की जो स्पीड रही, तो यहाँ पर स्पीड नो लोड पर, फुल लोड पर, और परसेंटेज में बदलना है तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा परसेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दिया है कि एनडीसी सीरीज मोटर की गति और आर्मेचर करंट, आइए आर्मेचर करंट है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो डीसी मोटर की गति है, गति को एन, और यहाँ पर आर्मेचर करंट को आइए, तो यहाँ पर क्या होता है? तो डीसी मोटर की जो गति होती है वह करंट के क्या होती है? करंट के व्युत्क्रमानुपाती होती है, आर्मेचर करंट के व्युत्क्रमानुपाती होती है, क्योंकि जब स्टार्टिंग का समय होता है तो इसकी चाल कम होती है, तो उस टाइम करंट ज्यादा लेगा। ठीक है, तो करंट ज्यादा होगा तो चाल कम, यानी जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, यानी धीरे धीरे करंट का मान क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए, N प्रोपोर्शनल 1/IA। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्स पावर जो सीरीज मोटर शाफ्ट से प्राप्त की जाती है उसे कहा जाता है? हॉर्स पावर जो सीरीज मोटर के शाफ्ट से प्राप्त की जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है BHP। क्या कहते हैं? BHP। इसका फुल फॉर्म क्या होगा बताइए? फुल फॉर्म क्या होगा? फुल फॉर्म बताइए कि BHP का फुल फॉर्म क्या होगा? कमेंट कीजिए और बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्मेचर करंट IA के छोटे मानों के लिए डीसी सीरीज मोटर के द्वारा टार्क समानुपाती होता है। डीसी सीरीज मोटर के द्वारा टार्क समानुपाती होता है। डीसी सीरीज मोटर के द्वारा टार्क समानुपाती होता है। तो आर्मेचर करंट के लिए डीसी सीरीज मोटर के द्वारा जो टार्क होता है वो IA वर्ग के समानुपाती होता है, IA वर्ग के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका? बी, आर्मेचर करंट का वर्ग। आर्मेचर करंट का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएल जेई में ये पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएल जेई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक रेलगाड़ी पहाड़ी से नीचे उतरती है तब डीसी मोटर किस तरह ऑपरेट करती है? जो उसका बिहेव क्या हो जाएगा? देखिए, यहाँ पर रेलगाड़ी है, तो रेलगाड़ी जब पहाड़ से नीचे की तरफ उतरती है, रेलगाड़ी जब पहाड़ से नीचे की तरफ उतरती है, रेलगाड़ी पहाड़ से जब नीचे की तरफ उतरती है, तो उस दौरान उसकी जो डीसी मोटर है, वह जो डीसी मोटर है वह किस प्रकार बिहेव करेगा? थोड़ा सा ये समझने जैसा क्वेश्चन है कि कॉमन सेंस का उपयोग करना है। देखिए, जिस प्रकार हम किसी भी बाइक हो या साइकिल हो या
कोई भी अगर ढलान से अगर नीचे हम उसको उतारा जाता है, जब ढाल से नीचे की तरफ आता है तो इसकी जो गति होती है, गति जो होती है वो पहले की तुलना में गति उसकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे लाइक एज ए ओवर एक्साइटेड, ठीक है, लाइक एज ए जैसे कि ओवर एक्साइटेड, इसकी गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और वही अगर हमको ऊंचाई की तरफ चढ़ना है, अगर ऊंचाई की तरफ चढ़ना है तो क्या होगा, लोड बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा। और उतरते वक्त यानी मोटर जो है डीसी मोटर से, समझ लीजिए कि जैसे यहाँ पर जो डीसी मोटर के लिए, डीसी मोटर की जो स्पीड होगी चाल, ठीक है, उतरते वक्त उस चाल से थोड़ी ज्यादा हो जाएगी मोटर के पहिए की चाल जो है, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होगा, जो मोटर की एक्चुअल जो स्पीड होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि ढलान के समय वो उसका एक अलग ही फोर्स कार्य करेगा। तो उसमें वो किस टाइप का बिहेव करेगा, आपका सीरीज जनरेटर की तरह। कैसे बिहेव करेगा, सीरीज जनरेटर की तरह, सीरीज जनरेटर की तरह कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मोटर सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए प्रयोग नहीं की जाती है, कौन सी मोटर सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए प्रयोग नहीं की जाती, कौन सी मोटर, तो यहां पर सीरीज मोटर का सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए सीरीज मोटर का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल विधि है, कौन सा इसमें से कंट्रोल विधि है, आर्मेचर कंट्रोल, फील्ड कंट्रोल, फील्ड डाइवर्टर, आर्मेचर प्रतिरोध, कौन सी इसमें से कंट्रोल विधि है, तो आर्मेचर कंट्रोल, सॉरी आर्मेचर वोल्टेज। जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है आप कमेंट करके जरूर बताइए, या आपको जो भी क्वेश्चन इससे पहले आ रहा है तो आपको पहले कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका आंसर ये होगा, ठीक है। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक जरूर करें। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि डीसी मोटर से जो ज़्यादा करंट निकलता है उसकी शुरुआत से होती है, ठीक है, खाली स्पेस है, डीसी मोटर से ज़्यादा करंट निकलता है उसकी शुरुआत होती है, उसकी शुरुआत होती है, कम, शून्य, बहुत कम, सामान्य, क्या होगा, तो इसके लिए होता है कि जो शुरुआत जो होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा, शुरुआत में क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, शुरुआत में बहुत ज्यादा होता है स्टार्टिंग के समय। नेक्स्ट, एक मोटी तार जो डीसी सीरीज मोटर में प्रयोग होती है फील्ड वाइंडिंग के लिए, लेकिन एक मोटी तार जो डीसी सीरीज मोटर में प्रयोग होती है फील्ड वाइंडिंग के लिए, ठीक है, लेकिन उसी तरह डीसी शंट मोटर में क्या होगा, डीसी शंट मोटर में क्या होगा आपको बताना है। ज़्यादा फ्लक्स बनाने के लिए, रेजिस्टेंस को कम करने के लिए, ज़्यादा बढ़े लोड करंट को पैदा करने के लिए, तो यहाँ पर क्या होगा, रेजिस्टेंस को कम करने के लिए और ज़्यादा बढ़े लोड करंट को पैदा करने के लिए, तो यहाँ पर बी एंड सी दोनों करेक्ट होंगे, डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर में सबसे अधिक पावर आउटपुट वाली स्थिति कौन सी होती है, सबसे अधिक आउटपुट पावर वाली स्थिति कौन सी होती है, तो सबसे अधिक मैक्सिमम आउटपुट पावर तभी होता है जब सप्लाई वोल्टेज हाफ हो जाए, आधा हो जाए किसका, बैक ईएमएफ का, ठीक है, जो बैक ईएमएफ है यह बराबर हो जाता है किसके, सप्लाई वोल्टेज का आधा, तो ये हो जाएगा आपका EB इक्वल टू V अपान में 2। नेक्स्ट, एक 220 वोल्ट की शंट मोटर 54 न्यूटन मीटर का टार्क बनाती है, आर्मेचर करंट 10 एम्पियर है, तब तब टॉर्क बनाता है 10 एम्पियर पर, तब टॉर्क बनाता है, तब आर्मेचर करंट 20 एम्पियर होता है। इसका ये बताना है कि जब 220 वोल्ट की शंट मोटर 54 न्यूटन मीटर का टार्क बनाती है तो 10 एम्पियर पर, किस पर बनाती है, 10 एम्पियर पर,
तब टार्क का मान बताइए जब आर्मेचर करंट 20 एम्पियर हो। उस टाइम टार्क का मान बताना है जब आर्मेचर करंट क्या हो, 20 एम्पियर हो। ठीक है, तो देखिए टार्क आपका तभी लगता है जब स्टार्टिंग का समय होता है और स्टार्टिंग के समय करंट का मान ज्यादा होता है। तो इसका मतलब एक लॉजिक ये भी लगा सकते हैं कि जब यह 54 न्यूटन दिया है, ये टार्क का मान कितना दिया है, 54 न्यूटन मीटर। ठीक है, टार्क का मान कितना दिया है, 54 न्यूटन मीटर। कितने पे, 10 पे। तो इसका मतलब कुछ तो करंट कम होगा 20 की तुलना में, दो गुना। कितना करंट कम हो रहा है, दो गुना। देखिए एक तो आपको फार्मूले वेलोसिटी से लगा देंगे और आप एक ट्रिक से ये समझ सकते हैं। देखिए जब टार्क आपका 54 न्यूटन मीटर है तो उस कंडीशन में आपका करंट जो है कितना है, 10 एम्पियर। तो आप जानते हैं कि टार्क बढ़ने पर करंट का मान बढ़ता है। टार्क बढ़ने पर क्या होता है, करंट का मान बढ़ता है, यानी मोटर जितना स्लो होगा स्टार्टिंग के समय चलता नहीं है तो उस टाइम करंट ज़्यादा लेता है। तो इसका मतलब ये होगा कि जब इसके करंट को, ये किस करंट पे पूछ रहा है, करंट पे पूछ रहा है कि जब आपका ये करंट आपका हो जाए 20 एम्पियर, कितना हो जाए, 20 एम्पियर। तो इसका मतलब करंट तो बढ़ा होगा। तो जब करंट बढ़ेगा तो करंट कब बढ़ता है, जब मोटर स्टार्टिंग की कंडीशन में होता है। इसका मतलब कि मोटर की स्पीड और कम होगी और टार्क क्या होगा, ज्यादा। तो ये कितने का अंतर आ रहा है, 2 गुने का। इसका मतलब टार्क भी कितने का अंतर आएगा, 2 गुने का। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 54 में 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 108। कितना हो जाएगा, 108। ठीक है, और एक फार्मूला आपका ये है कि टार्क बराबर होता है 60 के ए आई ए फाई अपान में 2 पाई। के ए जो होता है कांस्टेंट बेस जो होता है आर्मेचर डिजाइन है, और आई ए आपका आर्मेचर करंट होता है, और फ्लक्स जो है वो फ्लक्स जनरेट मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, ये आपका टार्क हो गया। तो यहाँ पर मान लीजिए इसको हम T1 मान लेते हैं और यहाँ पर करंट इसको क्या मान लेते हैं, I1। तो इसको बाकी सब हम यहाँ से कटा देंगे, मान लीजिए इससे भाग देते हैं, T2 के लिए लिखेंगे तो 60 के ए इंटू आई ए टू फाई अपान में 2 पाई। तो ये 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, 60 के ये भी कट जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका फाई से फाई कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, T1 अपान में T2 बराबर I1 अपान में क्या हो जाएगा, IA2 को मान। बस मान रख देंगे, T1 का मान कितना हो जाएगा, 54 अपान में T2 का मान ज्ञात करना है। I1 कितना है, 10, और I2 का मान कितना हो जाएगा, 20 यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो ये कट जाएगा और तिरिया गुणा करेंगे तो 54 गुणे 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, T2। यहाँ से मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 108। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दस HP 220 वोल्ट डीसी मोटर का फुल लोड करंट कितना होगा, फुल लोड करंट कितना होगा। तो यहाँ पर पावर दिया है, वह दिया है आपका 10 HP। तो इसको हम लोग बदल देंगे तो 1 HP बराबर 746 वाट होता है। तो 10 गुणे कितना हो जाएगा, 746। ठीक है, और वोल्टेज कितना दिया है, 240 वोल्ट, 240 वोल्ट। तो यहाँ से P इक्वल टू वी आई, और I का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, P अपान में V। P का मान कितना है, यहाँ पर 10 गुणे 746 अपान में वोल्टेज का मान कितना है, 240। ये कैंसिल हो जाएगा और इसको कटा देंगे तो 31 दशमलव कुछ आएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा, सी। ठीक है, 31.8 या 0 को समथिंग ऐसा आएगा, डिवाइड करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट। आप कमेंट भी करते रहें ताकि पता चले कि यहाँ पर कितने लोग उपस्थित हैं। ठीक है, देखिए सीरीज मोटर बिना लोड के शुरू नहीं करनी चाहिए। सीरीज मोटर बिना लोड के स्टार्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि सीरीज मोटर को अगर बिना लोड के स्टार्ट करते हैं तो डैमेज होने की संभावना रहती है, क्योंकि उसकी जो स्पीड होती है वह नो लोड पर बहुत ज्यादा होती है, अधिकतम स्पीड होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बहुत अधिक गति पर। ठीक है, मैक्सिमम स्पीड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 पॉइंट स्टार्टर को डीसी मोटर के लिए उत्तम माना जाता है। 3 पॉइंट स्टार्टर जो है यह डीसी के स्टार्टर होते हैं। 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर,
2 पॉइंट स्टार्टर। इसमें दिया है कि आपके जो 3 पॉइंट स्टार्टर हैं, 3 पॉइंट स्टार्टर यह किसके लिए उत्तम माना जाता है, किसके लिए बेहतर होता है, तो यह होता है आपका सीरीज के लिए। किसके होता है? सीरीज मोटर के लिए। ठीक है, सीरीज के लिए। नेक्स्ट, डीसी मोटर की मौलिक आवश्यकताएं क्या होती हैं? डीसी मोटर की मौलिक आवश्यकताएं क्या होती हैं? तो डीसी मोटर के मौलिक जो आवश्यकताएं होंगी, आपको वैद्युत ऊर्जा भी चाहिए, कम्यूटेटर तथा ब्रश भी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड एंड आर्मेचर भी चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी जो है वो डीसी मोटर के भाग यानी मौलिक आवश्यकताएं हैं। फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल में थंब किसे इंगित करता है? फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल किसको इंगित करता है? तो यह चालक पर लगने वाले बल की दिशा को, बल की दिशा को व्यक्त करता है। धारा की दिशा तो आपकी जो होती है वो मध्यमा अंगुली करती है, मध्यमा अंगुली धारा की दिशा को व्यक्त करता है, और ये आपका बी की दिशा को व्यक्त करता है, लेफ्ट हैंड रूल। नेक्स्ट, वेव वाउंड आर्मेचर के लिए समांतर पथ की संख्या क्या होती है? वेव वाउंड आर्मेचर के लिए समांतर पथ की जो संख्या होती है वो होता है A=2। कितना होता है? A=2। ठीक है, A बराबर 2। और लैप वाउंड के लिए A=P होता है। लैप वाउंडिंग के लिए A=P। डीसी मोटर की गति बैक ईएमएफ के तथा फील्ड फ्लक्स के होती है। डीसी मोटर की जो गति होगी वो बैक ईएमएफ व फील्ड फ्लक्स के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती। चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर EB जो होता है Z∅NP बटा में 60A। स्पीड निकालना है तो एक तो N जो होगा, N जो है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके? EB के। ठीक है, लेकिन जब यहाँ से फाई को हटाएंगे तो N क्या हो जाएगा? 1/5। मतलब फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती और बैक ईएमएफ के क्या होगा? समानुपाती। और इसके लिए क्या हो जाएगा? व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका? देखिए, EB क्या है? समानुपाती, मतलब बैक ईएमएफ। EB क्या है? समानुपाती। पहले कौन सा समानुपाती या अनुक्रमानुपाती है? कहीं ऑप्शन में अनुक्रमानुपाती लिखा है, तो अनुक्रमानुपाती या समानुपाती एक ही है। तो ये हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती, यानी अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अनुक्रमानुपाती, EB अनुक्रमानुपाती, तथा ये क्या हो जाएगा आपका? फ्लक्स के लिए व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरीज मोटर का उपयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जिनमें आवश्यक होता है। सीरीज मोटर का उपयोग किस कार्यों में किया जाता है जिसके लिए आवश्यकता होता है? ठीक है, किस कार्यों के लिए किया जाता है? तो आप कमेंट करके बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, जो डाउट है आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आर्मेचर प्रतिरोध वोल्टेज ड्रॉप का सूत्र क्या होता है? आर्मेचर प्रतिरोध वोल्टेज ड्रॉप का सूत्र क्या होता है? तो आर्मेचर जो होता है आर्मेचर रेजिस्टेंस और IA आर्मेचर करंट। तो V क्या हो जाएगा? IA V क्या होता है? वोल्टेज ड्रॉप के लिए V IA और RA। तो क्या हो जाएगा?
ए ऑप्शन करेक्ट होगा, आई ए इंटू आर ए। नेक्स्ट, डीसी मोटर के स्टार्टर प्रकार के होते हैं। डीसी मोटर के स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं? तो डीसी मोटर के स्टार्टर आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है 2 पॉइंट स्टार्टर, 2 पॉइंट स्टार्टर, 2 पॉइंट स्टार्टर, 2 पॉइंट स्टार्टर। दूसरा होता है 3 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर। और तीसरा होता है 4 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर। तो 3 टाइप के आपके स्टार्टर होते हैं डीसी मशीन के लिए। नेक्स्ट, कार्बन ब्रश का उपयोग डीसी जनरेटर में के लिए किया जाता है। यहां पर भरना है कि कार्बन ब्रश का उपयोग जो डीसी जनरेटर में किया जाता है वह किस लिए किया जाता है, किस लिए किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, चुंबकीय प्रवाह के लिए पथ प्रदान करना, आर्मेचर कॉइल से लोड तक करंट का संचालन करना, आर्मेचर से फील्ड वाइंडिंग को इंसुलेट करना, ऊपर के सभी। तो ये क्या होता है कि डीसी मोटर जो है, सॉरी डीसी जनरेटर में या डीसी मोटर में, डीसी मोटर होगा तो करंट को देगा और डीसी जनरेटर होगा तो करंट आउटपुट में लेगा, भेजेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि उस कंडीशन में आर्मेचर कॉइल से लोड तक करंट का संचालन करना, ठीक है, करंट को कलेक्ट करके आउटपुट में देना, या मोटर होगा तो इनपुट के तौर पे लेने का कार्य करता है। ये कम्यूटेटर से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट, डीसी जनरेटर में कॉपर हानि होती है। डीसी जनरेटर में किसमें कॉपर हानि होगा? तो आपका आर्मेचर कोर में भी होता है। आर्मेचर कोर में नहीं होगा, ठीक है। आर्मेचर कोर में वाइंडिंग नहीं, वाइंडिंग कोर में नहीं किया जाता है, लेकिन आर्मेचर में नहीं होगा। जिसमें कॉपर हानि उसमें होता है जिसमें आपका कॉपर वाइंडिंग किया हो और वायर के रेजिस्टेंस के कारण पावर लॉस होता है, लॉसेस होता है। तो किसमें होगा? आर्मेचर में वाइंडिंग की है तो आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग में, ठीक है। तो यहाँ पर बी एंड सी, आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग दोनों, ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है? तो डीसी में जनरेटर में धारा निर्धारित करने के लिए फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का उपयोग किया जाता है। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के द्वारा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात की जाती है, दाहिने हाथ के नियम द्वारा ज्ञात की जाती है। एक डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का उद्देश्य क्या है? कम्यूटेटर क्या होता है कि कम्यूटेटर एक मैकेनिकल रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है, ठीक है। कम्यूटेटर ये आपका मैकेनिकल रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है। मैकेनिकल रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है, ठीक है। और मैकेनिकल रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है और यह एसी को डीसी और डीसी को एसी में चेंज करने का कार्य करता है। अब यहाँ पर दिया है जनरेटर, तो जनरेटर क्या होता है? डीसी जनरेटर तो डीसी देगा, और आर्मेचर में सदैव एसी होता है। आर्मेचर में क्या होता है कि एसी होता है, तो इसको आउटपुट में भेजेगा तो क्या करेगा? एसी को डीसी में परिवर्तित करके, ठीक है, प्रेरित एसी को डीसी में परिवर्तित करके, डीसी जनरेटर है तो आउटपुट तो आर्मेचर में एसी होने के कारण वो हमेशा आर्मेचर में डीसी मोटर हो या जनरेटर हो, हमेशा क्या होता है? एसी होता है। उसको लोड मिलेगा तो वहां से कम्यूटेटर उसको डीसी में कन्वर्ट करके और आउटपुट में क्या करेगा? कार्बन ब्रश के सहारे भेजेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर दिया है कि उच्च धारा कम वोल्टेज डीसी जनरेटर के लिए उपयुक्त होती है। लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग, दोनों इनमें से कोई नहीं। देखिए, उच्च धारा कम वोल्टेज के लिए आपका लैप वाइंडिंग किया जाता है। लैप वाइंडिंग यानी ये आपका लो वोल्टेज और हाई करंट के लिए होता है। लो वोल्टेज और हाई करंट के लिए।
अब वेव वाइंडिंग जो होता है यह होता है आपका लो करंट और हाई वोल्टेज के लिए, लो करंट और हाई वोल्टेज के लिए होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, लैप वाइंडिंग। ठीक है, लैप वाइंडिंग कम वोल्टेज और उच्च धारा के लिए जनरेटर में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्रतिरोध वाली वाइंडिंग कौन सी है, उच्च प्रतिरोध वाली वाइंडिंग कौन सी है? तो संट वाइंडिंग जो है इसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो क्या होती है, ज्यादा। रेजिस्टेंस इसकी क्या होती है, इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। ठीक है, मोटे तार सॉरी पतले तार का बना होता है, पतले तार का बना होता है और ज्यादा टर्न का बना होता है आपका संट वाइंडिंग। ठीक है, संट वाइंडिंग। नेक्स्ट, कम्यूटेटर सेगमेंट बने होते हैं, कम्यूटेटर सेगमेंट बने होते हैं। तो जो आपका कम्यूटेटर बना होता है, कम्यूटेटर जो होता है वह हार्ड हार्ड ड्रॉन कॉपर का होता है। ठीक है, कठोर तांबे का होता है आपका हार्ड ड्रॉन कॉपर, हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है, तांबे का बना होता है। नेक्स्ट, डीसी मशीन में कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या किसके बराबर होती है? डीसी मशीन में कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या कॉइल्स की संख्या के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? कॉइल्स की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डीसी मशीन में आर्मेचर सर्किट में धारा प्रवाह होता है। डीसी मशीन में आर्मेचर सर्किट में धारा प्रवाह होता है। तो डीसी मशीन के जो आर्मेचर होते हैं उसमें आपका क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा। उसमें क्या रहता है आपका, प्रत्यावर्ती धारा। आर्मेचर में सदैव आपका अल्टरनेटिंग करंट होता है। नेक्स्ट, डीसी मशीन के आर्मेचर को कम करने के लिए लेमिनेट किया जाता है। डीसी मशीन के आर्मेचर को लेमिनेट किया जाता है किसको कम करने के लिए, किसको कम करने के लिए आर्मेचर कोर को लेमिनेट किया जाता है? तो ईडी करंट लॉस, ईडी करंट लॉस यानी भंवर धारा को कम करने के लिए किया जाता है। भंवर धारा को कम करने के लिए कोर को लेमिनेट किया जाता है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है आपका कि डीसी मशीन के किस भाग में भंवर धारा हानि अधिकतम होती है? डीसी मशीन के किस भाग में ईडी करंट लॉस मैक्सिमम होती है? ईडी करंट लॉस मैक्सिमम होती है। ये क्वेश्चन आपके लिए है और आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन था। जो भी इस वीडियो में आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।